हेल्थ सुरक्षा इंश्योरेंस। देखिए, बिफोर वी डिस्कस द प्रोडक्ट, let us very specifically understand the two categories available in health insurance products. क्या है ये? हेल्थ में दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं जो कि नॉर्मली सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां सेल करती हैं, और दोनों तरीके के प्रोडक्ट क्या हैं इस पर क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, जब आप प्रोडक्ट समझ पाएंगे या प्रोडक्ट का बैकग्राउंड समझ पाएंगे तो प्रोडक्ट में क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। देखिए, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। पहला है बेनिफिट बेस्ड और दूसरा है इंडेमनिटी बेस्ड। ये जो बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट है ये शुरू में नहीं था इनिशियली, प्राइवेट कंपनियों की एंट्री के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन ये प्रोडक्ट एक डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट है जिसमें सम इंश्योर्ड जो भी सेलेक्ट करता है, अगर उसको पॉलिसी पीरियड में कोई भी सिकनेस या इलनेस होती है और उसका जेन्युइन क्लेम यानी कि पेबल क्लेम बनता है, in that case he is entitled for the entire sum insured of the policy without any kind of deduction in lump sum. लम्प सम पेमेंट होता है, पूरा सम इंश्योर्ड का पेमेंट होता है, कोई डिडक्शन नहीं होता नॉर्मली। दूसरा प्रोडक्ट होता है इंडेमनिटी बेस्ड। इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट का फीचर ये है कि दिस इज ए काइंड ऑफ रियम्बर्समेंट प्रोडक्ट। जो आपका ट्रीटमेंट पर खर्चा हुआ है, दैट एक्सपेंडिचर इज पेएबल अंडर द पॉलिसी इफ द क्लेम इज पेएबल, एंड आउट ऑफ दैट पॉलिसी डिडक्टेबल्स विल बी एप्लीकेबल। यानी पॉलिसी में जो भी डिडक्टेबल्स एप्लीकेबल हैं वो सब उसमें से काट दिए जाएंगे। रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड टू यू एज रियम्बर्समेंट ऑफ द expenses incurred by you on the treatment of the illness. तो दो कैटेगरीज हैं। पहले आपने जितने भी प्रोडक्ट देखे, क्रिटिकल केयर और डेली हॉस्पिटलाइजेशन केस वगैरह, they were all benefit based products. Now this is the product which is introduced as indemnity based product, and this is the one and only product till date which comes under the indemnity based health product category. अब ये क्या है? बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट को रियम्बर्स करे, या जो आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है ड्यू टू इलनेस और ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू सिकनेस उसको इंडेमनिफाई करे। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैशलेस ट्रीटमेंट। ये एक इतना बड़ा फीचर है कि नॉट ओनली इन इंडिया, अर्लियर देन इंडिया इट वाज ऑलरेडी एप्लीकेबल ऑन द यूरोप। जिन कंट्रीज में हॉस्पिटल चेंज की फैसिलिटी होती है वहाँ ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है, क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि इंश्योर्ड हैज नॉट टू पे द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बिकॉज ही इज इंश्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योरर विल पे द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट डायरेक्ट टू द हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज आइटम्स और दोज डिडक्टेबल्स लाइक को पेमेंट एटसेट्रा। The entire amount is paid to the hospital directly. लेकिन ये सब करने के लिए एक जरूरी होता है एक इंटरमीडियरी, और वो इंटरमीडियरी होता है टीपीए। तो उसकी प्रेजेंस होना जरूरी हो जाता है। अभी टीपीए की क्या है हम आगे डिटेल में जाएंगे। तो कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज पॉलिसी में है पॉइंट नंबर 1। 50 ईयर्स तक कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, पॉइंट नंबर 2। एज यूजुअल जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर टैक्स सेविंग में रिबेट मिलता है वो टैक्स सेविंग इसमें है, पॉइंट नंबर 3।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बेटर मेडिकल केयर है, मेडिकल सपोर्ट है और हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पज फ्रूटफुल होता है इससे। तो किस तरीके के बेनिफिट इस पॉलिसी में शामिल किए गए ये देखिए। दिस इज द कवरेज, यानी कि ये सारी चीजें इस पॉलिसी में शामिल हैं एंड दिस इज द लिस्ट विच विल रियम्बर्स योर ट्रीटमेंट कॉस्ट। क्या होगी? सबसे पहले इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पेबल होंगे, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पेबल होंगे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पेबल होंगे, डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, आयुष ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, कैटरेक्ट ट्रीटमेंट भी कवर्ड है और एम्बुलेंस एक्सपेंसेस भी पेबल होंगे। ये सारा पॉलिसी का कवरेज है। कवरेज बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें आपके लिए नई आ गई। जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट से क्या मतलब है, या आयुष ट्रीटमेंट क्या होता है, या डे केयर ट्रीटमेंट किसको कहते हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये जो पॉलिसी का कवरेज है, ये कवरेज सिग्निफाई करता है कि ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन किस तरीके से मिलेंगी, क्या इनकी लिमिट होगी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस के पर्पज़ के लिए हॉस्पिटलाइजेशन के मायने हैं मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन। 24 मीन्स 1 डे, एक दिन से ज़्यादा का टाइम होगा तो दैट विल बी कवर्ड अंडर द हॉस्पिटलाइजेशन। और उसके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेज हैं incurred for hospitalization shall be indemnified up to the sum insured plus cumulative bonus। अब ये प्लस क्यूमुलेटिव बोनस क्या है, इसकी अभी डिटेल बताएंगे हम आपको। तो सम इंश्योर्ड तो है ही नॉर्मल चीज, लेकिन इसमें पेबल क्या क्या होगा इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे रूम रेंट है या बोर्डिंग या नर्सिंग एक्सपेंसेज है, ये पेबल हैं, लेकिन इसमें एक मेडिकल लिमिट है और वो लिमिट क्या है, 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹5,000 पर डे। यानी पेबल होंगे 5,000 रुपये तक, कोई दिक्कत नहीं, 2% या मैक्सिमम 5,000 रुपये पर डे। इसी तरीके से इंटेंसिव केयर यूनिट है। अब इंटेंसिव केयर यूनिट पर भी लिमिट है, 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10,000 पर डे। तीसरी चीज़ है सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट फी। ये एक्चुअल पेबल है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं। इसी तरीके से एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेज, मेडिसिन, ड्रग्स, कॉस्ट टुवर्ड डायग्नोसिस और डायग्नोस्टिक इमेजिंग मॉडलिटीज, ये भी एक्चुअल बेसिस पर पेबल हैं, नो डिडक्शन एट ऑल। अच्छा कवरेज है। इसके अलावा कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, आईज में जिसको आप बोलते हैं मोतियाबिंद होगी, तो ये पॉलिसी में लिमिट के साथ पे। और लिमिट क्या है, ये सारी कंपनियों की लिमिट होती है कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए। ये लिमिट है 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड और 40,000 विच आर वेरी लोअर पर आई अंडर वन पॉलिसी है। एक साल में एक आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जा सकता है, जिस पर की कंपनी 25% या सम इंश्योर्ड पे करेगी या 40,000, जिसमें से दोनों में से जो भी कम होगा पे कर देगी। डेंटल ट्रीटमेंट पॉलिसी सम इंश्योर्ड तक पेबल है। प्लास्टिक सर्जरी ट्रीटमेंट ड्यू टू इंजरी पॉलिसी सम इंश्योर्ड तक पेबल है। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट पॉलिसी सम इंश्योर्ड तक पेबल है। रोड एम्बुलेंस जहां भी रिक्वायर्ड है 2,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी मैक्सिमम 2,000 रुपीज। और मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू 50% ऑफ पॉलिसी सम इंश्योर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है अभी डिटेल में बताएंगे। तो ये जानने जरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हॉस्पिटलाइजेशन के मायने पॉलिसी में है कि मिनिमम
24 hours consecutive hours as an inpatient but not applicable for day care treatment. डे केयर ट्रीटमेंट के मायने होते हैं जो कि बहुत कम टाइम की सर्जरीज हैं या ऑपरेशन हैं या ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है। जैसे लेज़र ट्रीटमेंट है या रोबोटिक ट्रीटमेंट है या डेंटल है या इवन कैटरेक्ट है, तो इनके लिए भी 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी नहीं है। ये 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम, और कहो तो 1 घंटे में ही फ्री कर दो। तो जो डे केयर ट्रीटमेंट है वहाँ ये 24 आवर के हॉस्पिटलाइजेशन वाला क्लॉज लागू नहीं होता। अब आयुष ट्रीटमेंट क्या है देखिए। आयुष बोलना बहुत इजी लगता है, AYUSH, बट दिस AYUSH स्टैंड फॉर समथिंग। हम नॉर्मली एलोपैथी को ही मेडिकल साइंस समझते हैं, लेकिन एलोपैथी केवल एक पैथी है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बहुत सारी मेडिकल साइंसेज हैं, जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब में भी ट्रीटमेंट होता है। इंडिविजुअल का बिलीफ है, किसमें बिलीव करते हैं। कुछ लोग सिर्फ आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं, कुछ होम्योपैथी का लेना पसंद करते हैं, या नॉर्मली वो ट्रीटमेंट पसंद करते हैं लोग जिससे उनका फ़ायदा हो रहा हो। कुछ लोग नेचुरोपैथी में बिलीव करते हैं। लेकिन किसी भी पैथी में ट्रीटमेंट लिया गया हो इनमें से, चाहे वो आयुर्वेदा हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कोई भी हो, इनके ट्रीटमेंट का भी सेम मेथडोलॉजी से रियम्बर्समेंट होगा, मीन्स दे आर पेबल। और इसमें भी वही कंडीशन है कि मिनिमम 24 कॉन्सिक्यूटिव आवर का एज इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। तो आयुष ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन के मायने हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी अगर कोई टेस्ट कराए गए या कोई मेडिकल खर्चा हुआ है वो भी पेबल है, लेकिन कितने दिन पहले का, उसकी लिमिट है 30 days प्रायर टू द डेट ऑफ हॉस्पिटल, डेट ऑफ एडमिशन इन हॉस्पिटल, यानी 30 दिन तक के खर्चे पेबल हैं हॉस्पिटलाइजेशन से पहले की। और उसमें पहले बहुत सारा ये कन्फ्यूजन होता था कि उसमें टेस्ट शामिल हैं या नहीं, CT स्कैन वगैरह शामिल हैं या नहीं, मेडिसिन शामिल हैं या नहीं। तो ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया गया है कि इंक्लूडिंग लैब टेस्ट, एक्सरेज, CT स्कैन, ECG, MRI, डॉक्टर कंसल्टेशन एंड मेडिसिन, मीन्स दे आर पेबल। इसी तरीके से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के मायने हैं एनी मेडिकल एक्सपेंसेस आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, इसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है। बीमारी का इलाज हुआ हॉस्पिटल में, उससे हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज के बाद ये लिख दिया कि इतने दिन तक आपकी दवाइयाँ लेते रहेंगे, इतने दिन बाद आपको टेस्ट के लिए आना है, इतने दिन बाद चेकअप के लिए आना है, इतने दिन बाद ये टेस्ट होगा आपका। तो वो ट्रीटमेंट तो कंटिन्यू है अभी, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। तो ऐसे खर्चे भी 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज और डेट फ्रॉम हॉस्पिटल पेबल है, जिसमें कंसल्टेशन फी भी शामिल है, डायग्नोस्टिक चार्जेस भी शामिल है, मेडिसिन एंड ड्रग्स और फिजियोथेरेपी भी शामिल है। इसका मतलब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पेबल हो गए। देन क्यूमुलेटिव बोनस। अब क्यूमुलेटिव बोनस आपने मोटर में सुना है कि नो क्लेम बोनस नाम की एक चीज होती है, जो इस बात का रिवॉर्ड है कि आपने पिछली पॉलिसी पीरियड में कोई भी क्लेम नहीं लिया, इसलिए आपको एक परसेंटेज से प्रीमियम में डिस्काउंट दिया जाता है। वो मोटर का कॉन्सेप्ट है। हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने अगर पिछली पॉलिसी पे कोई क्लेम नहीं लिया है तो हम आपको रिवार्ड देते हैं कि रिन्यूअल पर
आप कंटिन्यूशन में रिन्यूअल कराते हैं तो आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5% पर ईयर से बढ़ा दिया जाएगा और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। यानी कि 5 लाख की अगर आपकी पॉलिसी है तो 5% का सम इंश्योर्ड यानी 25,000 रुपये बढ़ करके आपका सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस तक आप एंटाइटल होंगे। ये भी एक रिवॉर्ड। तो ये कब होगा? जब क्लेम फ्री पॉलिसी होगी, पूरा पॉलिसी पीरियड में कोई क्लेम नहीं लिया हो और बाई चांस किसी साल क्लेम ले लिया तो क्यूमुलेटिव बोनस में से 5% माइनस हो जाएगा। मोटर में क्या होता है, सारा नो क्लेम बोनस 0 हो जाता है। यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है, यहाँ केवल 5% माइनस होगा। तो यहाँ एक्यूमुलेट कितना हो सकता है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्यूमुलेटिव बोनस इज 50%। यानी कि आप पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं ले रहे हैं, हेल्थ पॉलिसी को रिन्यू कराए जा रहे हैं तो आपका 5% हर साल से क्यूमुलेटिव बोनस बढ़ रहा है, जो मैक्सिमम 10 साल में 50% हो जाएगा, 11वें साल में ही 50% रहेगा, 12वें साल में ही 50% रहेगा, तब तक रहेगा जब तक आप क्लेम नहीं लेते। और जब आप क्लेम लेते हैं तो उसी में से -5% होगा, पूरा 0 नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो क्यूमुलेटिव बोनस शैल बी अवेलेबल ओनली इफ द पॉलिसी इज रिन्यूड और द प्रीमियम इज पेड विद इन द ग्रेस पीरियड। क्यूमुलेटिव बोनस ये है। और अगर इसको आप समझना चाहें तो एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लिया पॉलिसी ली 5 लाख की, पहले साल कोई क्लेम नहीं लिया, 25,000 का बोनस मिल गया, सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस आपका हो गया 5,25,000। दूसरे साल में नहीं लिया तो 5,50,000 हो गया, तीसरे साल में नहीं लिया तो 5,75,000 हो गया, चौथे साल में नहीं लिया तो 6 लाख हो गया, और बाई चांस आपने 5वें साल ले लिया तो ये जो 1 लाख आपने कमाया है क्यूमुलेटिव बोनस, इसी में से 5% माइनस होगा तो वो आपका 5,75,000 हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आपकी पॉलिसी हर साल रिन्यू होती रहनी चाहिए। पॉलिसी एक्सपायरी डेट पर अगर आप रिन्यू कराना भूल भी गए तो ग्रेस पीरियड में रिन्यू हो जानी चाहिए। ग्रेस पीरियड क्या है हम अभी आपको बता देते हैं। तो क्यूमुलेटिव बोनस का कंसेप्ट समझ में आ गया। प्रीमियम में कोई कैश डिस्काउंट नहीं होगा, सम इंश्योर्ड 5% पर ईयर बढ़ता जाएगा, जो कि 50% तक मैक्सिमम बढ़ सकता है। अब इस पॉलिसी में कोई भी इंडिविजुअल खरीद सकता है इसको, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। हालांकि रिस्क तो 2 साल के बच्चे की भी कवर है, 5 साल के बच्चे की भी कवर कराई जा सकती है, लेकिन पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो उसी पर्सन के साथ होगा जो 18 साल से ऊपर का होगा। बिकॉज फॉर एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन मस्ट बी एडल्ट और अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। कभी भी माइनर के बीच में पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। माइनर सब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो सकता है, उसकी रिस्क कवर हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रपोजर एज कैन नॉट बी बिलो 18 ईयर्स। अच्छा, पॉलिसी को 2 तरीके से लिया जा सकता है, इंडिविजुअल के भी लिया जा सकता है, फैमिली फ्लोटर के लिए भी किया जा सकता है। अगर फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं आप तो उसमें आप खुद कवर हो जाएंगे, आपके स्पाउस कवर हो जाएंगे, आपके बच्चे कवर हो जाएंगे। कौन से बच्चे? नेचुरल और लीगली अडॉप्टेड बिटवीन द एज ऑफ 3 months to 25 years. If the child is above 18 years and financially independent, यानी कि वो जॉब कर रहा है, अपना इनकम है उसका कुछ भी, तो उसको अपनी पॉलिसी अलग से लेनी है, फिर वो आपका डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं है। पेरेंट्स भी कवर्ड है, पेरेंट्स इन लॉ भी कवर्ड, उनको आप सास ससुर बोल सकते हैं। तो फैमिली फ्लोटर का कवरेज भी काफ़ी अच्छा है। पॉलिसी को दोनों तरीके से लिया जा सकता है, इंडिविजुअल बेसिस पर ही, हस्बैंड वाइफ चाहें तो अपने लिए अलग अलग पॉलिसी ले सकते हैं, या एक फैमिली है मतलब जिसमें बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो आप फैमिली फ्लोटर बेसिस पर भी ले सकते हैं। अब कुछ चीज़ों को क्लैरिटी से समझना जरूरी है, इनकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दी गई। फॉर एग्जाम्पल सम इंश्योर्ड का क्या पैटर्न रहेगा? तो हम 3 सम इंश्योर्ड ऑफर कर रहे हैं, 5 लाख, 7.55 लाख और 10 लाख। ये 3 सम इंश्योर्ड में ये पॉलिसी अवेलेबल है। कोई सा चुन सकते हैं, कस्टमर की चॉइस है।
प्रपोजर की मिनिमम एज 18 होगी, मैक्सिमम 65 होगी। 65 से ऊपर की एज के पर्सन भी कवर्ड है पॉलिसी में, लेकिन जो पॉलिसी ले रहा है वो 65 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए पॉलिसी लेते समय। रिन्यूअल पर भले ही ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पॉलिसी पीरियड 1 ईयर का होगा। ये 2 साल और 3 साल के ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। फिर आते हैं कुछ उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि हॉस्पिटल क्या होगा। अब हॉस्पिटल क्या होगा इसको बड़ी क्लैरिटी से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 में डिफाइन किया गया है, और ये हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर भी एप्लीकेबल है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर भी एप्लीकेबल है, और हॉस्पिटल पर भी एप्लीकेबल है। कि हॉस्पिटल की डेफिनेशन में वही आएगा जिसमें कि मिनिमम 10 इम्पेशेंट बेड हैं अगर उस सिटी के पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो, और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो उसमें 15 इनपेशेंट बेड होने चाहिए। देन ओनली दैट विल बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। बाकी क्लिनिक और नर्सिंग होम वगैरह आपको काफ़ी मिलेंगे जिनमें कि 2, 4, 5, 6, 7, 8 बेड होते हैं, उनको हॉस्पिटल ट्रीट नहीं किया जा सकता। इस पॉलिसी के पर्पज़ के लिए, कैशलेस ट्रीटमेंट के पर्पज़ के लिए, टीपीए के पर्पज़ के लिए, क्लेम रिएम्बर्समेंट के पर्पज़ के लिए हॉस्पिटल की डेफिनेशन इसीलिए दी गई है कि मिनिमम 15 बेड होने चाहिए। पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है तो 10 बेड पीछे होंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई आयुष हॉस्पिटल है, आयुर्वेद का या होम्योपैथी का या नेचुरोपैथी का, तो वहाँ ये लिमिट को थोड़ा लिबरल कर दिया गया है। उस केस में सिर्फ 5 इनपेशेंट बेड भी सफिशिएंट है, क्योंकि ये नेचुरोपैथी या एलोपैथी या होम्योपैथी बहुत ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी में नहीं आती हैं एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी। अगर आप इनको देखेंगे तो हो सकता है पॉसिबली एलोपैथिक ट्रीटमेंट के हॉस्पिटल 90% मिलेंगे आपको, और इनके हॉस्पिटल 10% ही मिलेंगे ऑन एन एवरेज। तो इनके लिए 5 इनपेशेंट बेड्स भी सफिशिएंट होंगे। फिर आता है फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड के मायने हैं कि 30 डेज के अंदर अगर इंश्योर्ड को ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी उसके लिए ठीक नहीं है, या ये पॉलिसी किसी ने उसको मिस सेल की है, तो उस पॉलिसी को कैंसिल करा सकता है। उस केस में उसके केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फी कटेगी, बाकी सारा पैसा रिएम्बर्स कर दिया जाएगा, सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन ये डिसीजन उसको विदिन 30 डेज ही लेना होगा। उसके बाद पॉलिसी फिर इंश्योरेंस कंपनी अगर रिफंड कैंसिल भी करेगी तो फिर उसमें रिफंड का नियम लागू हो जाएंगे। यहाँ केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फी जो कि नॉमिनल होती है वो कटेगी, बाकी सारा पैसा वापस हो जाएगा। दूसरा ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड के मायने ये हैं कि पॉलिसी एक्सपायरी डेट को ख़त्म हो गई। मान लिया पॉलिसी का एक्सपायरी डेट है आज 12 मार्च, तो आज पॉलिसी रात के 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। अब इंश्योर की ड्यूटी है कि उसको कंटिन्यूशन में रिन्यू कराए जिससे उसके बेनिफिट्स खत्म ना हो। लेकिन बाई चांस उसे याद ही नहीं है कि पॉलिसी एक्सपायर होगी, और ऐसा होता है, नॉर्मली हो जाता है, सभी के साथ होता है, हमारे तुम्हारे साथ भी हो सकता है कि पॉलिसी कब हो गई एक्सपायर पता ही नहीं। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, पता ही नहीं लगा। लेकिन बाई चांस अगर वो पॉलिसी एक्सपायरी डेट से 30 डेज के अंदर भी रिन्यू हो जाती है तो इंश्योर्ड के सारे बेनिफिट्स इंटैक्ट रहेंगे। बेनिफिट्स क्या है? जैसे कि क्यूमुलेटिव बोनस है, या किसी पर्पज़ के लिए पॉलिसी का वेटिंग पीरियड 2 साल या 3 साल है तो उसमें वो डिसकंटिन्यू नहीं माना जाएगा।
ये प्रीमियम कैन बी पेड to renew a policy without loss of continuity benefits like pre-existing diseases and initial waiting period, but within 30 days. ये हो गया ग्रेस पीरियड। फिर आता है इनिशियल वेटिंग पीरियड। इनिशियल वेटिंग पीरियड के मायने क्या है? पॉलिसी अगर आज 12 मार्च से स्टार्ट होती है तो 12 अप्रैल तक या 11 अप्रैल तक इंश्योर्ड उसमें किसी भी सिकनेस या इलनेस का क्लेम नहीं ले सकता। अगर वो फाइल भी करता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट कर देगी इस ग्राउंड पर कि आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये दो केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। पहला केस है एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट से हॉस्पिटलाइज हुआ है इंश्योर्ड या उसका फैमिली कोई मेंबर, तो दूसरे दिन भी पेबल है, तीसरे दिन भी पेबल है, 15वें दिन भी पेबल है, किसी भी डेट, क्योंकि एक्सीडेंट का नफा एट द पॉइंट ऑफ टाइम, नोबडी नोस। वहाँ ये इनिशियल वेटिंग पीरियड का क्लॉज अप्लाई नहीं होता। और सेकंड कंडीशन है कि रिन्यूअल पर भी ये वेटिंग पीरियड का क्लॉज अप्लाई नहीं होता। केवल फर्स्ट पॉलिसी पर ही वेटिंग पीरियड अप्लाई होगा, इनिशियल वेटिंग पीरियड। पॉलिसी 31 मार्च को अगर ख़त्म हो रही है, कंटिन्यूएशन में रिन्यू हो गई है, तो वाले 5 मार्च को क्लेम फाइल कर दो तो भी पेबल होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में रिन्यू हो गई। इनिशियल वेटिंग पीरियड रिन्यूअल पे एप्लीकेबल है। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड की कंडीशन केवल सिकनेस और इलनेस के केस में फर्स्ट पॉलिसी पर ही आती है। वहाँ 30 डेज का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल। फिर आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पीरियड। हेल्थ की पॉलिसी में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को कवर नहीं करती, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब होता है रिस्क कवर करना। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी विच मे और मे नॉट हैपन। लेकिन जो चीज़ पहले ही हो चुकी है वो तो रिस्क नहीं आई, वो तो उसको तो आप रिस्क नहीं कहेंगे, ये तो ऑलरेडी हो चुकी है। अगर किसी को बीमारी है तो वो तो प्री एग्जिस्टिंग हो गई ना। पॉलिसी पीरियड में अगर कोई बीमारी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, उस रिस्क के लिए पॉलिसी बनी है। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको तो कोई कवर नहीं करेगा। तो ऐसी बीमारियों के लिए सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में से एक्सक्लूड कर देती हैं। और वो एक्सक्लूजन का पीरियड डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए एक्सक्लूड किया है। जैसे कोई 2 साल के लिए करती है, कोई 3 साल के लिए करती है, कोई 4 साल के लिए कर देती है। इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट्स। इस पॉलिसी में 36 मंथ का एक्सक्लूजन है, यानी 3 साल तक तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं है। 4थे साल में उसको ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी और उसका क्लेम भी पेबल हो जाएगा। In case of enhancement of sum insured, it apply afresh on enhanced sum insured only. अगर सम इंश्योर्ड पॉलिसी का एग्जस्ट, जैसे अभी 5 साल की पॉलिसी ली, किसी को डायबिटीज है तो वो 3 साल तक 36 महीने तक कवर नहीं होगी। लेकिन उसने अगले साल 5 लाख की जगह 10 लाख का सम इंश्योर्ड करा लिया तो वो 36 महीने फिर से नए काउंट होगी, तो फ्रेश चीट हो जाएगा। को पेमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में को पेमेंट बहुत पॉपुलर टर्म है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी ये मान के चलती है कि ये गारंटी है कि इंश्योर्ड विल नॉट कमिट ए फ्रॉड। को पेमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ कॉस्ट इंश्योर्ड को भी शेयर करनी है। जैसे पॉलिसी में कंपलसरी एक्सेस होता है, उसमें इतना % काट के इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी ये कह देती है कि आप 5% या 10% जो भी को पेमेंट का परसेंटेज रखा है उतना आप बियर करेंगे, बाकी हम दे देंगे। इसको को पेमेंट बोलते हैं। तो इस पॉलिसी में 5% ऑफ ईच एंड एवरी क्लेम अंडर द पॉलिसी हैज टू बी बॉर्न बाय द इंश्योर्ड। लेकिन जब को पेमेंट का क्लॉज होता है वहाँ सम इंश्योर्ड रिड्यूस नहीं होता, सम इंश्योर्ड वही रहेगा।
क्या रहेगा? सम इंश्योर्ड 5, 5.5, 7.5 और 10 लाख में से जो भी सेलेक्ट किया गया है, प्लस उस पर जो भी क्यूमुलेटिव बोनस आदमी किया है, उसमें कोई कमी नहीं आई। ये तो क्लेम अमाउंट में से जितना भी क्लेम अमाउंट है उसका 5% इंश्योर्ड को बियर करना, दैट्स ऑल। द लिस्ट ऑफ बर्डन ट्रीटमेंट। आजकल मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए और बहुत एडवांस्ड मेथडोलॉजी यूज हो रही है, जैसे रोबोटिक सर्जरीज हैं, बैलून सिन्यूप्लास्टी है, ओरल केमियोथेरेपी है, IONM है, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये विद इन 24 आवर के अंदर हो जाते हैं। मैं 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन कंपल्सरी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांस ट्रीटमेंट करती है मेथड्स हैं। तो ये 12 डिजीज स्पेसिफाइड है इस पॉलिसी में। इनमें से किसी का भी ट्रीटमेंट इंश्योरेंस पीरियड में लिया गया है तो 24 आवर का मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन का क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। ये 12 डिजीज स्पेसिफाइड है, यूट्रिन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से लेकर के स्टेम सेल थेरेपी तक। इनमें से किसी का भी इंश्योर्ड ट्रीटमेंट तो उसी का लेगा ना जो डिजीज हुई है उसको, और वो डिजीज इन 12 में से कोई सी एक है तो डॉक्टर खुद ही उसको 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन एडवाइज नहीं करेंगे। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अकॉर्डिंग टू द डिजीज जितना रिक्वायरमेंट है उतना टाइम हॉस्पिटल में रखेंगे, उसके बाद कह देंगे ना भी। तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी इस बेसिस पर क्लेम खारिज नहीं करेगी कि आपका 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन तो है ही नहीं, दिस इज नॉट एप्लीकेबल हियर। इसी तरीके से है वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ। पहले जो पॉलिसी में वेटिंग पीरियड है वो 36 मंथ का प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है। पॉलिसी में 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, लेकिन ये वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ उन 20 बीमारियों के लिए है जो इस पॉलिसी में स्पेसिफाइड है कि इनको 2 साल के बाद ही कवर किया जाएगा। फर्स्ट 2 ईयर्स में इनका क्लेम नहीं मिलेगा। और इनमें बहुत कॉमन बीमारियां हैं, कॉमन इन द सेंस जैसे हार्निया है, पाइल्स है, टॉन्सिलाइटिस है, इवन कैटरेक्ट है। पॉलिसी लेते अगर कोई कैटरेक्ट का 1 साल में एक आंख का ऑपरेशन कर रहा था तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। कैटरेक्ट का ऑपरेशन का 2 साल बाद ही स्टार्ट होगा। तो ये 20 स्पेसिफाइड डिजीजेज हैं जिनका रिस्क कवरेज 24 मंथ के बाद ही स्टार्ट होगा, यानी 2 साल बाद तीसरे दिन पे इनका मिलेगा। ये बहुत पॉपुलर बीमारियां हैं क्योंकि ये नॉर्मली ऑन एंड एवरेज अकॉर्डिंग टू एज लोगों में पाई जाती है। हर्निया भी कॉमन है, पाइल्स भी कॉमन है, कैटरेक्ट भी कॉमन है। वो मतलब ये कह सकते हो आपके 40+ लोगों में ज़्यादातर ये पाई जाती है। पर पॉलिसी के जनरल एक्सक्लूजन्स, हर पॉलिसी के कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, इसमें भी, लेकिन बड़े कॉमन है जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसियों में होते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन और एवोल्यूशन की फीस पेबल नहीं होती, बर्थ कंट्रोल या मैटरनिटी एक्सपेंसेस पेबल नहीं होते, वार न्यूक्लियर रिस्क कवर नहीं होती, एक्सपेंसेस अगर आउटसाइड इंडिया के लिए गए हैं तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट कवर नहीं होगी, कोई ब्रीच ऑफ लॉ किया गया है तो रिस्क कवर नहीं होगी, सिर्फ खूबसूरती के लिए कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी कराई गई है तो कवर नहीं होगी, चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट कराया वो भी कवर नहीं होगी,
वेट लॉस करने के लिए कोई मेथड यूज किए गए तो वो भी कवर नहीं होगी, बिकॉज दैट इज नॉट ए सिकनेस। तो दीज आर सर्टेन एक्सक्लूजन्स ऑफ द पॉलिसी। फिर आते हैं क्लेम प्रोसेस पर। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि उसमें जो क्लेम का मेथड है वो दो तरीके के होते हैं, कैशलेस और रिइंबर्समेंट। मोस्ट प्रेफरेबल है कैशलेस, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको अगर बाई चांस कोई बीमारी हो गई, जिसका खर्चा 3 लाख 4 लाख आ रहा है, पॉलिसी उसने 5 लाख की ले रखी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि उसके पास आता और 3 लाख 4 लाख का अरेंजमेंट हो जाए। तो हर आदमी प्रेफर करता है कि कैशलेस पॉलिसी में ट्रीटमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को ही पे कर दे। हमें उससे तो कोई कमाना तो है नहीं, हमें तो हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट कॉस्ट पे करनी है। तो कैशलेस एवरीबडी विल प्रेफर, लेकिन उसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का इन्वॉल्व होता है। दिस इज एन इंटरमीडियरी विच इज लाइसेंस्ड बाय द IRDAI। TPA means third party administrator. This is an insurance intermediary who is rendering services for health insurance only, who is working for the insured and insurance company, who is making tie-up with the hospital chains to arrange cashless treatments. तो इंश्योरेंस कंपनियों ने कैशलेस ट्रीटमेंट को सेटल करने का जिम्मेदारी TPA को दे रखी है। नॉर्मली TPA will handle the claim on behalf of a company SO। वो विदिन 24 आवर इनिशिएट कर देगा कैशलेस ट्रीटमेंट फ्रॉम द रेट ऑफ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। और या पहले से अगर कोई ऐसी सिकनेस है तो 48 आवर्स पहले से भी उसको इंटीमेट किया जा सकता है, जिससे वो प्रिपेयर रहेगा। कैशलेस फैसिलिटी पॉलिसी में अवेलेबल है। सेकेंड है रिएम्बर्समेंट सिस्टम। इसमें भी इंश्योरेंस का क्लेम तो पे होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बढ़ जाता है, क्योंकि क्लेम डॉक्यूमेंट जो हैं वो TPA को आफ्टर डिस्चार्ज विदिन 30 डेज फ्रॉम द डिस्चार्ज डेट देने होते हैं, प्लस प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी सबमिटेड विदिन 15 डेज फ्रॉम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो इसमें थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बढ़ जाएगा। जहाँ कैशलेस फैसिलिटी नहीं होती है वहाँ रिएम्बर्समेंट बेसिस पर ही क्लेम पे होता है। रिएम्बर्स सिस्टम शुरू से चला आ रहा है, कोई नया नहीं है, लेकिन कैशलेस बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। अब इस सिस्टम में जब भी क्लेम आता है तो इंश्योर की पहली जिम्मेदारी होती है कि इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट किया जाए। फिर अगर कोई नेटवर्क हॉस्पिटल वहाँ अवेलेबल है तो वो वेबसाइट से, TPA की वेबसाइट से देखा जा सकता है, उसमें एडमिट हुआ जा सकता है। अपना मेंबर ID या पॉलिसी नंबर कार्ड जो भी होगा वो शो करना होगा। तो हॉस्पिटल प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट के लिए पूछेगा तो वो TPA प्रोवाइड कर देगा। उसके बेसिस पर ये कैशलेस हो जाएगा। फिर आता है रिएम्बर्समेंट का तरीका। रिएम्बर्समेंट के लिए लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन की, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे ड्यूली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, NEFT डिटेल्स, KYC डिटेल्स, डॉक्टर का ओरिजिनल हॉस्पिटल प्रेस्क्रिप्शन चार्जेस, हॉस्पिटल के फाइनल बिल्स, ओरिजिनल पेमेंट रिसीट्स अगेंस्ट फाइनल बिल्स, ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी। ये सभी रिएम्बर्समेंट क्लेम के पार्ट हैं और ये सभी कंप्लायंस करनी होगी, तभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल कर पाएगी। So after discharge, within 30 days, insured had to submit these documents to TPA to settle the claim. अच्छा, इसमें हर चीज़ के बिल और रिसीट्स को संभाल के रखना होता है। उसमें से भी जो पेबल होती है वो पे होती है, जो नॉन पेबल है वो डिडक्ट हो जाती है। तो ये ऑप्शन उसमें सदा रहेगा।
देन कम टू प्रीमियम पार्ट। प्रीमियम निकालने के लिए पॉलिसी का, क्योंकि हमारे पास 3 सम इंश्योर्ड है, 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा पर्सन की एज बैंड के हिसाब से लिया जाता है। उसमें माइनर भी कवर हो सकते हैं, मेजर भी कवर हो सकते हैं। मान लिया कोई पर्सन 18 साल से कम का है, उसकी भी रिस्क कवर होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है हेल्थ इंश्योरेंस का कि जितनी लोअर इज द एज, लोअर इज द प्रीमियम, हायर इज द एज, हायर इज द प्रीमियम। बढ़ती हुई उम्र के साथ शरीर में बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। इंश्योरेंस कंपनियों का फंडा है, हर इंश्योरेंस कंपनी का, कि जितनी एज ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना प्रीमियम बढ़ाते जाएंगे। ऐसी भी स्टेज आएगी जहाँ पर कि उसके बाद पॉलिसी नहीं देंगे। जबकि पर्सनल एक्सीडेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहाँ की ऑक्यूपेंसी नेचर ऑफ प्रोफेशन के हिसाब से होती है, नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से होती है। अब यहाँ 3 सम इंश्योर्ड है, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, और एज बैंड के हिसाब से इनका प्रीमियम। चलिए एक कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लें कोई 40 साल का पर्सन है, उसने 10 लाख की पॉलिसी, तो उसका प्रीमियम बना 9,224। अब इस प्रीमियम में दिस इज विदाउट जीएसटी एंड विदाउट वैल्यू पैक। अब ये दोनों चीज़ें समझनी, क्योंकि प्रीमियम इज 9,224 फॉर 10 लाख रुपीज सम इंश्योर्ड ऑफ ए 40 ईयर्स पर्सन, लेकिन ना तो उसमें जीएसटी शामिल है ना वैल्यू पैक शामिल है। वैल्यू पैक क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। तो पहली टेबल में आपको सिर्फ ये प्रीमियम मिलेगा। टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 कहती है दिस इज विद जीएसटी बट विदाउट वैल्यू पैक। यानी 40 साल के पर्सन का जो विदाउट जीएसटी प्रीमियम आ रहा था 9,224, वो विद जीएसटी हो गया 10,884। लेकिन वैल्यू पैक इसमें अभी भी शामिल नहीं। तीसरी टेबल पर आ जाइए। तीसरी टेबल कहती है कि विदाउट जीएसटी बट विद वैल्यू पैक। यहाँ 40 साल के व्यक्ति का 10,608 ही क्यों है? क्योंकि इसमें अभी जीएसटी शामिल नहीं। तो तीसरी टेबल भी काम की नहीं रही। चौथी टेबल पे आई, ये कहती है कि विद जीएसटी विद वैल्यू पैक। यानी 40 साल के पर्सन का 10 लाख का 12,570 रुपये का प्रीमियम है 12517, जिसमें कि जीएसटी भी शामिल है और वैल्यू पैक भी शामिल है। 12,570। अब इसमें विद वैल्यू पैक है, यानी वैल्यू पैक क्या चीज़ है पहले इसको समझिए। तो वैल्यू पैक कहता है कि अगर आप वैल्यू पैक लेते हैं यानी कि ऑप्शनल लोडिंग ऑफ 15%, ये एड ऑन कवर है, एक राइडर है। अगर आप इसको लेते हैं और 15% एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं और अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है। प्रीमियम बड़ा माइनर है, 15% लोडिंग है, लेकिन जो बेनिफिट कैटेगरी है वो बहुत मल्टीपल्स बेनिफिट देंगे आप। कैसे? अगर आप वैल्यू पैक ले रहे हैं, और लेना ही चाहिए, आप इंश्योर का एडवाइस कीजिए वैल्यू पैक जरूर लीजिए। रीजन बीइंग, पॉलिसी में रूम रेंट या बोर्डिंग एंड नर्सिंग एक्सपेंसेस की लिमिटेड 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड और 5,000 रुपये पर डे। लेकिन अगर उसने वैल्यू पैक ले रखा है तो लिमिट बढ़ के हो जाती है मैक्सिमम 10,000 पर डे। 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड रहेगा, लेकिन 10,000 रुपये पर डे तक हो जाएगी। दूसरी लिमिट है आईसीयू चार्जेस। आईसीयू मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट और आईसीसीयू मीन्स इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट। उसमें लिमिट है 5% ऑफ दी सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 10,000। लेकिन अगर आपने वैल्यू पैक ले रखा है तो ये लिमिट बढ़कर हो जाती है मैक्सिमम 20,000 पर डे। लोडिंग प्रीमियम का सिर्फ 15% है।
तीसरा बेनिफिट देखिए, इस पॉलिसी में ईच एंड एवरी क्लेम इज सब्जेक्ट टू 5% को प्रीमियम, ईच एंड एवरी क्लेम। लेकिन अगर आपने वैल्यू पैक ले रखा है तो 5% नहीं कटेगा, पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और चौथा देखिए, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन लिमिट इज 30 डेज एंड 60 डेज। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 30 डेज तक के, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेज 60 डेज तक। लेकिन आपने वैल्यू पैक ले रखा है तो ये लिमिट बढ़ के हो गई 60 डेज और 90 डेज। प्री हॉस्पिटलाइजेशन के केस में 60 डेज और पोस्ट के में 90 डेज। तो ये चारों कैटेगरी के बेनिफिट आपके पड़ गए, बहुत फायदा हुआ। इसलिए हमेशा वैल्यू पैक एडवाइस कीजिए। ये पॉलिसी दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है, इंडिविजुअल भी ले सकता है, उसको 100% पीएम देना होता है, फैमिली फ्लोटर भी ले सकता है। उसमें इंडिविजुअल जो प्रपोजल है उसका 100% प्रीमियम है, बाकी सबका केवल 45% प्रीमियम। कितना अच्छा बेनिफिट है, कैलकुलेट करके बताता हूँ। मान लिया मैं 10 लाख की पॉलिसी लेता हूँ, मेरी एज 45 ईयर्स, तो मेरा 45 ईयर्स की एज में मेरा प्रीमियम बनता है 9676, तो मेरा तो पूरा लगेगा 100%। लेकिन मान लिया मेरी वाइफ की एज 40 है, उनका 9224 बनता है, तो उनका केवल 45% लगेगा, जो कि 415 बने। ऐसे ही सन के केस में मान लिया 24 ईयर्स है, प्रीमियम बनता है 7415, लेकिन लगेगा केवल 45%, 3337। ऐसे डॉक्टर के केस 6874 बनता है 18 ईयर्स की एज में, लेकिन 3093, यानी कि मुझे 33,189 के अगेंस्ट में केवल 20,257 पे करना पड़ रहा है। अगर मैं वैल्यू पैक ले रहा हूँ तो उसमें भी मुझे 45% वाला डिस्काउंट मिलता है। 4978 की जगह 3039 ही लगेगा। तो मेरा टोटल प्रीमियम बना कितना, 38,167 के अगेंस्ट में केवल 23,296 बना। हालांकि इस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन कितना फ़ायदा हो गया मेरे को, 15,000 के आसपास फ़ायदा हो गया। और एक दूसरा एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लिया मैंने सम इंश्योर 5 लाख के लिए, 49 मेरी एज है, तो मेरा प्रीमियम तो पूरा लगा 10,524। वाइफ का 45% लगा, बच्चों का 45% लगा, चारों का प्रीमियम जो 28,723 लगना था वो सिर्फ 18,713 लगा। वैल्यू पैक में भी ये बेनिफिट मिल गया। तो टोटल प्रीमियम जो मेरा 33,032 बन रहा था वो केवल 21,520 लगा। वो सिर्फ इसलिए कि फैमिली फ्लोटर में 45% के प्रीमियम की छूट मिली। फिर देखिए, इनके अलावा कुछ और छूट भी है प्रीमियम में। डायरेक्ट डिस्काउंट है 20%, फैमिली डिस्काउंट 10%, ऑनलाइन 5%, श्रीराम ग्रुप के एम्प्लॉय नॉट एसजीआई, श्रीराम ग्रुप पूरा को 5%। और एक और कंपैरिजन देखिए, क्लेम फ्री डिस्काउंट। पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप पॉलिसी में क्लेम नहीं लेते हैं पूरे साल तो आपको 5% क्यूमुलेटिव बोनस दिया जाएगा। आप कहते हैं नहीं मेरे को बोनस नहीं चाहिए, मेरी पॉलिसी 10 लाख के लिए रखी है मैंने, मेरे लिए सफिशिएंट है। अगर मैंने क्लेम नहीं लिया तो आप तो मेरे को प्रीमियम डिस्काउंट में डिस्काउंट देंगे, तो 2% आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 5 साल तक तो 2% रहेगा, उसके बाद 1% हो जाएगा। लेकिन दोनों में से एक ही चीज़ मिलेगी, फिर क्यूमुलेटिव बोनस नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब थोड़ा टीपीए के बारे में जान लें कि हमने जिस टीपीए से टाई अप किया है, इज वन ऑफ द रेनाउंड टीपीए ऑफ इंडिया, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस। ये अच्छी कंपनी, आप उसको वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पाएंगे। क्या है इसमें, इनका पूरा नाम है मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए। इनके 13,000+ हॉस्पिटल्स टाई अप्स हैं इंडिया में।
ई कार्ड ऐप से प्रोवाइड करते हैं, क्लेम इंटीमेशन ऐप से प्रोवाइड करते हैं, क्लेम ट्रैकिंग ऐप से प्रोवाइड करते हैं, व्हाट्सएप कनेक्ट भी है। और अगर आप इनकी वेबसाइट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 14,000 प्लस प्रोवाइडर पार्टनरशिप हैं, 6 मिलियन क्लेम्स एनुअली ये सेटल करते हैं, 226 मिलियन टोटल लाइव्स अब तक सर्विस कर चुके हैं, 81 इनके ऑफिसेज हैं पैन इंडिया, और 32 इंश्योरेंस कंपनी से इनकी पार्टनरशिप। व्हाट्सएप का ये स्कैन दे रखा है, और जो भी चीज़ आपको डाउनलोड करनी है इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की लिस्ट भी दे रखी है, प्लान भी दे रखे हैं, ई कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा, क्लेम फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर किसी का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, एनी डाउट ऑफ एनीवन। अगर कैशलेस है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल को हो जाएगा, तो रिएम्बर्समेंट बेसिस पे आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, इमीडिएटली क्लेम सेटल हो जाएगा। Within 30 days from the discharge from hospital, और कैशलेस लेना है तो विदिन 24 आवर्स। जहाँ तक कंसिडरेबल है, अगर कोई मेजर डॉक्यूमेंट नहीं है जिसका कोई डायरेक्ट क्लेम पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, और उससे सर्टिफाई हो रहा है कि इनका हॉस्पिटलाइजेशन भी है, डिजीज भी पॉलिसी में कवर्ड है, वेटिंग पीरियड की भी कंप्लाइंस किया है, वहाँ तक तो पेबल है। और जहाँ कोई भी डाउटफुल केस है तो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन भी करा सकती है। जेन्युइन केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके टेस्ट पेपर को भेजने में थोड़ी अभी दिक्कत आ रही है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपकी मेल आईडी पर 10-15 मिनट में टेस्ट पेपर सबके पास पहुंच जाएगा, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सेशन यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, आपकी मेल आईडी पर ही ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।